Yes. So, just give me your brief introduction without disclosing your name. Sir, I am from village Patel, Tehsil Jogindranagar district, Mandi. I have completed my schooling from Government Senior Secondary School, Eju, and thereafter I have pursued my BLLB honors from Himachal Pradesh University Institute of Legal Studies. I have completed my BLLB degree in the year 2021, and thereafter I started practicing in Jogindranagar Court, and simultaneously I started preparing for judicial service examination. So, you had practiced also in Jogindranagar? Yes, sir. Okay. So, what kind of cases you have seen? सर सिविल केसेस ज्यादा देखे हैं मैंने वहाँ पे क्रिमिनल भी देखे हैं बट मेरे जो सर थे उनके पास ज्यादा सिविल केसेस थे तो दैट्स व्हाई Okay. उर्वशी, अपनी कुछ हॉबीज के बारे में बताइए. सर माय हॉबी इज कुकिंग Okay. So, what the last dish which you had cooked? सर अभी तो दाल चावल ही बनाए थे लास्ट टाइम जो बनाए थे Okay. So, Urvashi, as you had already done your LLB in 2021 and you are practicing also, so why judiciary? सर बिकॉज आई वाज मतलब मैं पहले से ही इसके लिए जुडिशियल सर्विसेज के लिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रही थी और मैं पहले से ही मोटिवेटेड थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए दैट्स व्हाई सर When you had started preparations? सर 2021 itself after completing my So, why you are choosing judiciary? Why not any other profession? Why not litigation? सर जुडिशरी इसलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि सर जुडिशरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सोशल रिफॉर्म भी ला सकते हैं सोसाइटी में जैसे कि हमने जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक ऐसी जजमेंट है जिससे हमने सेक्सुअल हरासमेंट एंड एट वर्क प्लेस को रिकॉग्नाइज भी किया है और उससे एक सोशल रिफॉर्म लाया है सोसाइटी में ताकि विमेन्स प्रोटेक्टेड फील कर सके एट वर्क प्लेस So, being a civil judge, yeah, being a judicial magistrate, how you can do social reform? बीइंग अ सिविल जज तो नहीं कर सकती बट कुछ हद तक जो है वो लोगों को मोटिवेट जरूर कर सकती हूँ और उन्हें अपनी बातों से भी समझा सकती हूँ बट जब प्रमोशन होगी तो उस बेसिस पे उस टाइम पे मैं कर सकती हूँ अपनी जजमेंट्स के थ्रू Okay, so as a civil judge passes a judgment or a magistrate passes a judgment, that judgment is only between the parties. That is यस not सर going to impact the society to the other extent. बाकी लोगों को, यस समाज के लोगों को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसको आप कैसे सर देखते हैं? आपने अभी कहा कि आप सोशल रिफॉर्म कर सकती हैं अगर आप कल को सीनियोरिटी में जाएंगी, लेकिन आप जब जज हैं तो आपकी जजमेंट्स केवल दो लोगों के लिए है, पार्टीज के लिए है. यस पार्टीज को इम्पैक्ट आपने किया, लेकिन इससे सोशल रिफॉर्म क्या होगा? सर सिर्फ सिविल केसेस पे ही सिर्फ इन पर्सोनम जजमेंट नहीं होती सारी कुछ इन रैम भी होती है और जब हम जजमेंट की बात करें तो वहाँ पे रेशो डिसेंडाई भी होता है जिससे कई बार केसेस का बाइंडिंग इफेक्ट भी रहता है कोर्ट्स पे तो कुछ जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो एट लार्ज भी इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को लेकिन ये सब जो आप कह रही हैं, जजमेंट इन रेम या अदरवाइज जो चीजें आप कह रही हैं, ये तो सुपीरियर कोर्ट्स, जो आपकी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स की जो जजमेंट्स, उनके ऊपर तो ये सारी चीजें लागू होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट से सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं. लेकिन बीइंग अ जज, बीइंग इन अ लोअर जुडिशरी, हाउ यू कैन सी सच काइंड ऑफ थिंग? कैन यू गिव मी एनी जस्टिफिकेशन ऑन दिस? Okay, no issue. No issues. Urvashi, just tell me any subject of your choice. सर इंडियन एविडेंस बाकी सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट नहीं है? नहीं सर फेवरेट तो है बट जैसे आपने बोला कि चॉइस का बताना है तो दैट्स व्हाई ठीक ठीक. How you relate constitution with the Indian Evidence Act?
सर इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दिया हुआ है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया हुआ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी एज अ जनरल रूल आप कभी पार्टी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट जो है वो कोई स्टेटमेंट दे। और भी बहुत सारे फैसेट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन में भी जैसे पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन जो होता है वो एडमिसिबल नहीं माना जाता दिया हुआ। तो वो उस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट कर सकते हैं एविडेंस एक्ट के साथ। ठीक है। So, as you said, self-incriminating questions cannot be asked and a person is not bound to give answers, है ना? Yes. So, is there any exception to this? यस सर, सेक्शन नंबर 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई विटनेस है, अगर वो कोर्ट के सामने अपेयर होती है, तो उस केस में कोर्ट उसे कंपेल कर सकता है सेल्फ इंक्रिमेटिंग स्टेटमेंट देने के लिए भी। So, is it not? It will be violation of Article 20, Clause 3. नो सर, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट द accused person, right of accused person, whereas our section 132 talks about the witnesses। जो पर्सन कोर्ट में विटनेस बॉक्स में खड़े होके बोलेगा, सिर्फ उसी पर्सन पे 132 अप्लाई करता है। Okay. So, is it not the thing which is connecting the both the provisions is same, that you are not allowed to ask any incriminating questions? Same चीज आप कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं, though it is for the person. सेम चीज आप आर्टिकल सॉरी सेक्शन 132 में कह रहे हैं। सो दोनों में एक चीज तो सेम ही है कि आप इंक्रिमिनेटिंग सवाल नहीं पूछेंगे, यस सर। राइट? लेकिन 132 के अंदर जब आप इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं and you are compelling that person to give answer, is it not, it is a violation of his fundamental नो rights? सर, 132 की भी एक एक्सेप्शन है कि उसे उन बेसिस पे प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता और उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, तो इसलिए। Okay, मान लीजिए there is a person who is arrested by a police officer and police officer is asking any question which is of incriminating nature, then तो सर पुलिस ऑफिसर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिसिबल नहीं होती कोर्ट ऑफ लॉ में। जो जिसको भी सवाल पुलिस ऑफिसर पूछा जा रहा है, जिसको सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो व्यक्ति आंसर देने को बाउंड है? नो सर। कहीं ऐसा प्रोविजन पढ़ा है आपने? सर सेक्शन नंबर 160 जो है वो बात करता है इसकी। 160 में तो नोटिस की बात है। 161, सॉरी, 161 सीआरपी। सो 161 के अंदर अगर लेट सपोज पुलिस ऑफिसर हैड रिकॉर्डेड एनी स्टेटमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? सर वो इन्वेस्टिगेटिंग पर्पस के लिए होती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, ताकि वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन चल सके, पर इसलिए उसका उसे ट्रायल यूज पे क्या किया जाता यूज होगा? है। सर 161 की स्टेटमेंट ऐसे तो एज पर 162 बार है, बट उसे कॉन्ट्राडिक्शन या कॉरबोरेशन के पर्पस के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर री एग्जामिनेशन के टाइम पे यूज किया जा सकता है, या फिर सेक्शन नंबर 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट में यूज किया जा सकता है, या 32 में डाइंग डिक्लेरेशन के पर्पस में यूज किया जा सकता है। गुड, गुड। उर्वशी, डिस्कवरी स्टेटमेंट्स की रेलेवेंसी क्यों है? देयर इज अ थिंग है ना कि व्हेन अ पर्सन मेक्स कन्फेशन, कन्फेशन कैन नॉट बी यूज्ड, बट इफ एनी डिस्कवरी टेक्स प्लेस, डिस्कवरी कैन बी यूज्ड। व्हाई? सर जस्टिस डिलीवरी के लिए, ताकि हमें केस के बारे में सारी चीजें कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो सके। नहीं, पर और लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक कि क्यों हम एक्यूज ने जो डिस्कवरी करवाई वो उसके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर वो मटेरियल एविडेंस है, वो हो सकता है कि वो कोर्ट में केस को डिसाइड करने के लिए मटेरियल एविडेंस की तरह यूज किया जा सके, पर जैसे कोई पर इसका वेपन है। रैशनल क्या है? रैशनल क्या है? लॉजिक क्या है? लॉजिक सर यही है कि कोई वेपन अगर आपको मिल रहा है जिससे किसी पर्सन को हिट किया गया है, तो वो एक डायरेक्ट एविडेंस है, और उस केस में वो हेल्प कर सकता है कोर्ट को। तो हम वो एक्यूज के अगेंस्ट क्यों यूज कर रहे हैं? वाई? हमें वो वेपन कहां से पता लगा कि ये एक्यूज ने यूज किया है? सर क्योंकि एक्यूज ने खुद ही स्टेटमेंट दी है कोर्ट के सामने Yes. कि। So that is what I am asking. Like how, why, what is the rationale? So logic is that accused had himself disclosed and thereafter the discovery took place. Right? Yes, sir. Okay. Urvashi, just tell me what is the difference between contradiction and cross-examination?
सर कॉन्ट्राडिक्शन को हम ये बोल सकते हैं कि जैसे दो स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे पार्टी ने कोई भी स्टेटमेंट दी है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी कुछ और थी और सेकंड स्टेटमेंट उससे डिफरेंट है, तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करिए कोई चीज एक चीज से दूसरी चीज के लिए। और क्रॉस एग्जामिनेशन जो की जाती है वो ऑपोजिट पार्टी के थ्रू की जाती है एट द टाइम ऑफ एविडेंस, वहां पे की जाती है, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन बोलेगा। सो मान लीजिए अ पर्सन इज गिविंग हिज टेस्टिमनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट द फॉर्मर स्टेटमेंट विच ही हैड गिवन दैट इज नॉट कंसिस्टेंट, यस। तो आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे कि कॉन्ट्राडिक्ट करोगे? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन हाँ, प्लीज? आई एम रिपीटिंग। मान लीजिए देर इज अ पुलिस ऑफिसर हु रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ PW1, right? Now that person comes before the trial court for recording of his chief examination. During his chief examination, he made a statement, but that statement is not similar to that of the former statement, right? So ऐसे सिनेरियो में ऑपोजिट पार्टी उसको क्रॉस करेगी या कॉन्ट्राडिक्ट करेगी? सर ऐसे सिनेरियो में तो पार्टी होस्टाइल ही कंसिडर की जाती है, एक ठीक। तरह से ठीक। हॉस्टाइल विटनेस हो जाती है। तो अगर विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा? सर उस टाइम पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर से री एग्जामिनेशन कर सकता है, उसमें उसको इंट्रोड्यूस एक्सप्लेन करने के लिए उसी पर्टिकुलर फैक्ट को। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया है, सो कैन बी रिलाई अपॉन दैट विटनेस? सर यस, रिलायबल विटनेस तो होती है, सिर्फ मेनली बिकॉज कि वो हॉस्टाइल हो गई है, इट डजंट मीन कि उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही नकार दी जाएगी। तो कोई मैगजिम आपको ध्यान में आता है जब आपको ये टर्म याद आ रही है? एनी नो सर। मैगजिम ऑन दिस रूल इज देयर? नो सर। हैड यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस? यस सर, यस व्हाट इज सर, दैट रूल? फाल्सस इन सर फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस ये कहता है कि अगर कोई चीज जो है एक चीज में गलत है तो वो पूरी की पूरी गलत ही मानी जाएगी, बट इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया इस चीज के प्रिंसिपल को मतलब नहीं करता है। ये मैगजिम इंडिया में टोटलिटी में अप्लाई नहीं हो रहा है? नहीं कोई सर। एक्सेप्शन है इसका? सर जैसे डिस्कवरी स्टेटमेंट, अभी आपने एक्सेप्शन दिया 154। 154 हॉस्टाइल्स का। यस। 154 subsection 2 is itself the exception to this maxim, यस सर। right? So यस whenever सर। any statement is given and a witness is turned hostile, the part of the statement where he is favoring the party, that still can be used in the court. Okay, good. Urvashi, if you have to explain to a 10-year child what is the law of evidence, so how you will explain? टू अ 10 ईयर चाइल्ड मैं ये कह सकती हूँ कि लॉ ऑफ एविडेंस से आप किसी भी चीज के पर्सन अगर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उस चीज के बारे में आप पता लगा सकते हो लॉ ऑफ एविडेंस के थ्रू, Okay, क्या पार्टी सही बोल रही है या गलत बोल रही है। okay. How you see the differentiate between primary and secondary evidences? The section number 61 provides that evidence may be given by primary or secondary evidence. So primary evidence is the original document which is produced in the court, whereas secondary evidence are like certified copy, photocopy. These are considered as a secondary evidence, but they are only admissible if it fulfill the criteria of section number 65 of Evidence Act. Urvashi, can you give a difference between oral accounts and oral evidences? Sir, oral evidences are the statement given by the witness in the court. These are known as oral evidence. And oral accounts are like सर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बारे में कोई चीज बोली जा रही है, तो वो ओरल अकाउंट्स कह ये सकते हैं। ओरल अकाउंट्स कौन दे सकता है? सर कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो जिनके पास डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो होता है, जैसे तहसीलदार है Are you aware of या this particular concept with respect to oral accounts? नॉट दैट मच।
Okay. Okay. Urvashi, what do you understand by the principle of judicial activism? तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा प्रिंसिपल है जहां पर कोर्ट किसी भी चीज का संज्ञान ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उसमें रूल्स वगैरह पास कर सकता है। Rules pass? जैसे कि What kind of rules? डायरेक्शंस पास कर सकता है। जैसे सर पीछे पीछे नेशनल हाईवे के पास 100 मीटर के बीच में ठेके वगैरह खोलने के लिए मना किया था, तो वो डायरेक्शंस पे सुप्रीम कोर्ट ने ही पास की थी, तो उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म में ले सकते हैं। या रिसेंटली डॉग्स मिनट जो हमारा दिल्ली में हुआ था, उसमें भी हम उसको देख सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। कोई भी लिक्विड वेंडिंग शॉप अगर खोलनी है, नई दुकान अगर खोलनी है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश की एक्साइज एक्ट? सर अभी रिसेंटली एक लैंड के रिगार्डिंग भी कुछ नोटिफिकेशन थी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मेरा सवाल आई एम आपसे नॉट लिक्विड अवेयर। वेंडिंग शॉप को लेके है। कोई भी शराब का ठेका अगर खोलना हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, सरकार को क्या करना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, तो स्टेट कहीं पे गवर्नमेंट भी से शराब का लाइसेंस। ठेका खोल सकता है, एनीवेयर? नो सर, नो सर। तो क्या तरीका होगा कोई भी नया शराब का ठेका खोलना है तो? Right now I'm not able to recall it, but I will read it. So recently, Himachal Pradesh High Court had declared Section 163A of Land Revenue as unconstitutional. Are you aware of it? Yes, sir. Are you aware? Yes, sir. जिसमें लैंड के रिगार्डिंग उसके लिए बोला हुआ, एनक्रोचमेंट ऑन द फॉरेस्ट अब लैंड। क्या हुआ है उसमें? फॉरेस्ट लैंड तो गवर्नमेंट नहीं है, लैंड का। इट इज ओनली गवर्नमेंट लैंड। लैंड। हाँ, गवर्नमेंट लैंड। क्या है यस उसमें, सर। क्या डिसाइड किया हाई कोर्ट ने? सर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट लैंड में एनक्रोचमेंट की है तो उसको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, और डायरेक्शन दी गई है टू द तहसीलदार एंड द एसपी उस चीज के लिए। पर इन द ईयर 2002 देयर वाज अ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं, इफ द पर्सन वांट टू फाइल एन एफिडेविट तो हिज इंक्रोचमेंट विल बी रेगुलराइज्ड। यस सर। नाउ दिस जजमेंट इज अगेंस्ट दैट। हाउ यस यू सर। सी दिस? Right now, I am not aware about this, so I will go and read it. उर्वशी, एज आप हिमाचल में आती हैं जोगिंद्रनगर, राइट? Yes, तो sir. आपके बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग। Yes, sir. So let's suppose there is a paragliding, a person is there who is there for this adventure sport, or there was a fault in the equipment जिसके कारण से पैराग्लाइडर जो था उसका क्रैश हो गया, तो आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे? सर पहले तो जिस पर्सन जो पैराग्लाइडर था उसके ऊपर तो चार्जेस लगेंगे। अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसके ऊपर सेक्शन 304 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी लग जाएगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ओके, एंड व्हाट इज द ऑफेंस? 304 कैपिटल में कौन सा ऑफेंस है? कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सर। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। उर्वशी, न्यू क्रिमिनल लॉज में आर यू अवेयर अबाउट एनी फ्यू डिफरेंसेस इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्डिंग ही है, थोड़ा सा न्यू इंट्रोडक्शन जो की है, हैड यू विच गॉन थ्रू विद दैट? रिकॉग्नाइज। सर इस टाइम पे तो आई एम नॉट एबल टू अभी आपने आंसर, पढ़ लिया है बट न्यू क्रिमिनल लॉज, यू हैव डन और यू हैव नॉट? सर गो थ्रू हुई हूँ, बट डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ा। ओके। ओके। Urvashi, just tell me the difference between Article 32 and 226. सर आर्टिकल 32 इज विद रिगार्ड टू द रिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जाती है फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वेरएज आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन अगर आपको फाइल करनी होती है तो उस केस में आर्टिकल 226 के अंदर जाते हैं।
वो फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए भी किया जा सकता है और किसी और पर्पस के लिए भी वहां पे फाइल की जा सकती है। Okay. Urvashi, what is special leave petition? स्पेशल लीव पिटिशन, Yes. Article 136 talks about the special leave petition of Constitution. एंड सर स्पेशल लीव पिटिशन में ये होता है कि अगर कोई जैसे नॉर्मली जो हमारा प्रोसीजर चलता है उसमें हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, हमें एक चैनल प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। बट स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसीजन पास किया है और अगर हमें वहां पे जाना है तो अगर हाई कोर्ट हमें अप्रूव कर देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली एसएलपी फाइल कर सकते हैं। Okay, good, good. Urvashi, are you aware about any other name of the PIL? नो सर। Okay. Urvashi, let's suppose you got selected as a judicial officer and you find that a lot of cases are pending in the civil courts. Lot of cases. So, being a judicial officer and you are a practicing advocate also, है ना, आप कोर्ट में भी जाती रही हैं. So, being a practicing advocate and let's suppose you are being selected, so what things you will see, you will do to reduce the pendency of the cases? सर मैं जैसे सीपीसी में हमारी टाइमलाइन प्रोवाइड की गई है, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 30 to 90 डेज प्रोवाइड किया है और समन्स के लिए भी टाइम पीरियड है, एडजर्नमेंट्स के लिए भी टाइम पीरियड है, 3 एडजर्नमेंट्स दे सकते हैं मैक्सिमम। तो सर मैं यही कर सकती हूँ कि मैं सीपीसी के अकॉर्डिंग जो टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही मैं केस को अगर चलाऊंगी तो उस केस में कुछ हद तक मैं केसेस को जल्दी स्पीडियर तरीके से कर सकती हूँ। तो अभी भी जितने भी कोर्ट्स में जजेस हैं वो भी तो सेम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो पेंडेंसी तो खत्म नहीं हो रही. यस सर, बट एडजर्नमेंट्स के केसेस में जैसे अगर मैं एक्सेप्शनल केसेस में ही एडजर्नमेंट्स दूं 3 के बाद तो उस केस में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और कुछ अपना कुछ आप सोचेंगे कि मैं अपनी कोर्ट रूम में कैसे मैक्सिमम डिस्पोजल करूं, तो आप अपने एंड से क्या इनिशिएटिव लोगे? कोई तरीका नहीं है? आई डोंट नो सर। डोंट नो. आप एडीआर का यूज करेंगी? यस सर, बट सर एडीआर तो तभी यूज हो सकता है ना जब पार्टी बैठ के कंसिलेशन करने की ट्राई करेंगे, मीडिएशन करने की ट्राई करेंगे, तो तभी तो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप पार्टीज को कन्विंस यस करें. सर। यस सर। आपकी जिम्मेदारी है. ओके. ओके. और भी कुछ कर सकते हैं आप मेरे ख्याल से आजकल. अपने डेली बिजनेस को आपने कैसे संभालना है, रोज की काम आपने कैसे करने हैं, इसको भी तो मैनेज कर सकते हो ना, तो प्रायोरिटी किस काम को दोगे आप? तो जो अर्जेंसी मैटर्स होंगे उनको जल्दी सुनूंगी, ठीक है. उनको या फिर जल्दी जो केसेस काफी करूंगी। लंबे समय से पेंडिंग है आप उनको डिस्पोज उनको। करोगी? यस सर। यस सर। मेरे कहने से करोगी या अपने आप कर लोगी? अपने आप ही करूंगी सर। ठीक. ओके. उर्वशी, मंडी के बारे में कुछ खास विशेषताएं बताइए. सर मंडी जो था वो पहले सुकेत रियासत थी, हम्म. वहां से निकल के मंडी एक अलग रियासत बनी थी, जो बाहू सेन ने बनाई थी। बट मेन जो मंडी टाउन की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो राजा अजबर सेन के थ्रू की गई थी। राजा अजबर सेन जो थे वो 19th डिसेंडेंट थे उनके, और उन्होंने जो है वो मंडी टाउन की एस्टेब्लिशमेंट की थी। मंडी के बारे में सर विशेष बात ये है कि वहाँ पे मंडी में भूतनाथ मंदिर है जो अजबर सेन जी ने ही बनाया था, और पंचवक्र महादेव मंदिर है जो आजकल न्यूज में भी हमें देखने को मिल रहा है, ब्यास नदी के साथ में स्थित है। और तारना देवी मंदिर है जो श्यामा काली मंदिर भी है, जिन्हें श्यामा काली मंदिर कहा जाता है, वो वहाँ के राजा श्याम सेन ने बनाया था। इसके अलावा सर मंडी में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में 4 लेक्स हैं। पराशर लेक है जो ऋषि पराशर के ऊपर उन पे है, और रिवाल्सर लेक है जो राजा पद्म संभव जी थे, मोंक थे, जिन्हें हम लोमाश ऋषि के नाम से भी जानते हैं, उनके उसमें है।
जोगिंदर नगर में एक मचियार लेक है सर, जो मच्छिंद्रू नाथ के उनके लिए डेडिकेटेड है, जो विष्णु जी के अवतार थे। और सर एक कमरू नाग लेक है, जो कि हमारे भीमसेन जी, जो पांच पांडव में से एक थे, उनके द्वारा बनाई गई है। बहुत तो ये हमारी लेक है। अच्छा। ट्राउट मछली कहाँ होती सर बरोट में, साउथ है? बरोट, आप गई मोस्टली। हैं बरोट वैली में? अभी तक तो नहीं गई हूँ सर। अ, बैजनाथ कौन से जिले में फॉल करता है? सर कांगड़ा में। सिकांगड़ा। कहाँ कहाँ विजिट किया आपने हिमाचल में, उर्वशी? सर कांगड़ा में ज्यादातर गई हूँ मैं, मंडी में भी गई हूँ। कांगड़ा में सर बैजनाथ गई हूँ मैं, पालमपुर गई हूँ, और ज्वाला जी गई हूँ, और कांगड़ा फोर्ट गई हूँ वहां पे। शिमला गई हूँ, शिमला में मेरी कॉलेज का हुआ है, तो वहां पे भी। ओके। तो, तो कांगड़ा से कौन सी माउंटेन रेंज दिखाई देती है? सर धौलाधार गई। सो उर्वशी, सपोज आप कोर्ट में एज अ सिविल जज आप अपॉइंटेड हैं, और आपने देखा कि एक केस में दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट्स हैं बहुत एग्रेसिव हैं, और वो एग्रेसिव आपस में नहीं है, आपके साथ भी, तो आप क्या करेंगे? सर मैं पेशेंटली होके उनको हैंडल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बीइंग अ जज मेरा रोल तो एग्रेसिव होने का नहीं है, मुझे तो पेशेंट होके ही वर्क करना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। ओके। उर्वशी, लेट्स सपोज यू आर इलेक्टेड एज अ जुडिशियल ऑफिसर, यू आर सिलेक्टेड। सो आप ये देखते हैं कि कोर्ट्स में बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, यू आर ऑल्सो वेरी यंग, यस। राइट? लेकिन आप जब ये देखते हैं कि बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं या जो लॉ ग्रेजुएशन करके इमीडिएटली बच्चे कोर्ट्स में आते हैं, वो काफी डरते हैं, वो जजेस के सामने जाने से काफी डरते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या एक्शंस ले सकते हो, क्या चीजें आप करोगे? उनको मोटिवेट करने के लिए मैं यही कोशिश करूंगी, जो जिन एडवोकेट के साथ वो हैं अटैच्ड, उनको मैं बोलूंगी कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि ये भी कोर्ट में केसेस वगैरह हैंडल कर सके, एटलीस्ट एक केस तो दिया जाए, ताकि उनकी जो हेजिटेशन है वो खत्म हो सके। तो सर ये कर सकती हूँ, और मोटिवेट कर सकती हूँ उन्हें, यही कर सकती हूँ सर। बहुत बार हम देखते हैं कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो जूनियर्स को डराते भी हैं, उनको सवाल पूछते हैं, यस। जिसके कारण से जूनियर जो है वो काफी डरते हैं। तो क्या यस। ये प्रैक्टिस सही है? सर कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी है। क्योंकि अगर हम बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, अगर कोई किसी जूनियर लॉयर से कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो घर जाके उसको रीड करते हैं और कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने की, बट कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, जो आते ही नहीं है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी किया जाता है। तो इसलिए अ, मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस्ड अप्रोच होना जरूरी है। जी, मान लीजिए कोई सिविल मैटर है, और उस सिविल मैटर में आपके किसी क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेंबर एक पार्टी है, और वो केस आपकी कोर्ट में आ गया, अब आप क्या करोगे? तो मैं उसे अपने जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केसेस को देने की, तो उस टाइम पे मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखूंगी कि इन दिस पर्टिकुलर मैटर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ये मेरे रिलेटिव है, तो काइंडली इस मैटर को किसी और कोर्ट के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। और मान लीजिए आप ही ने वो केस सुन लिया। तो सर बायसनेस हो जाएगी उस टाइम पे, तो फिर मान लीजिए इम्पार्शियल आप वो बायस प्रिंसिपल नहीं है। है, मान लीजिए, लेकिन आपने ऑन मेरिट्स बिल्कुल सही जजमेंट दिया, तो क्या ऑपोजिट पार्टी उस जजमेंट को इस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकती है कि जज जो है वो पार्टी के इंटरेस्टेड थे? यस सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल चलता है दैट नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, तो इस बेसिस पे कर सकते हैं। ओके, गुड।
उर्वशी, अभी रिसेंटली हिमाचल में बहुत सारे डिजास्टर्स हुए, तो क्या जुडिशरी ने इस सारी चीजों को लेके कोई स्टेप उठाया? सर जुडिशरी ने फॉरेस्ट ना काटने के लिए डायरेक्शन दी थी पीछे भी, जब 163 ए लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर कोट खाई एरिया में पेड़ काटे जा रहे थे। तो उस टाइम पे भी उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि काइंडली पेड़ को काटा ना जाए, उन्हें अप्रूव कर दिया जाए, उन्हें कहीं और लगा दिया जाए। तो इस तरह से कोर्ट ने क्या डायरेक्शन ये पास की। 163A में हुआ? तो जब गवर्नमेंट लैंड का हुआ था तो उस टाइम पे ही डायरेक्शंस पास हुई थी, तो वहां पे उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने वहां पे पेड़ काटना शुरू कर दिए थे जो सेब के पेड़ थे। तो उस टाइम पे उर्वशी, फॉरेस्ट लैंड, अगर गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड में कुछ पेड़ काटना चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। क्यों? फॉरेस्ट तो हमारी स्टेट के अंदर है। क्योंकि सर इन्वायरमेंट इशू है एक, इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, और उस वजह से जो है वो एक इन्वायरमेंटल इशू भी है। तो कोर्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा एफोरेस्टेशन करने के लिए कंसर्न है। और मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ये सेंट्रल लिस्ट में आता होगा, यूनियन लिस्ट में। तो दैट्स आई एम नॉट श्योर बट। उर्वशी, अभी रिसेंटली हिमाचल को डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट डिक्लेयर किया गया। इससे क्या परिवर्तन हुआ? तो इससे एक ये परिवर्तन हुआ, जो टूरिस्ट हिमाचल में आते थे वो थोड़े आना कम हो गए होंगे इस टाइम पे, क्योंकि डिजास्टर डिक्लेयर किया होता है तो एक तरह से जो भी पर्सन यहाँ पे आएगा, विजिट करेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही आएगा। तो इसलिए कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसे केसेस में? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को आप कैसे समझते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिएम्बल है, अ, वो उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कवर करते हैं। अपने केशवानंदा भारती ने भी कहा था। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा है जिसे हम अमेंड नहीं कर सकते बाय द अमेंडमेंट्स। और सर जैसे इक्वालिटी है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, वो सब इसमें आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही कवर होते हैं। कुछ केसेस का नाम आपको ध्यान में है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जिसमें सेटल की गई है? सर जैसे गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ केस में गोलकनाथ तो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट तो केशवानंद भारती के केस के बाद हुआ। केशवानंद भारती ने। तो यस उसके सर। बाद के कोई केसेस हैं आपके ध्यान में? नो सर। केशवानंद भारती का केस का पूरा नाम क्या है? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पूरा नाम? जी सर, यही पता है। इट इज हिज हॉलीनेस श्री पद गलवरू केशवानंद भारती वर्सेस इन स्टेट ऑफ केरला। ओके, गुड। उर्वशी, हिमाचल में कोई आउटसाइडर प्रॉपर्टी खरीद सकता है? नो सर। क्यों? इक्वालिटी के सर अगेंस्ट सेक्शन, जाएगा ये? नहीं सर, ये हमारे अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 181 ऑफ 88 ऑफ टेनेंसी एक्ट, आई थिंक उसके अंदर ये किया गया है कि कोई भी आउटसाइडर जो है हिमाचल में लैंड नहीं खरीद सकता। तो अगर मान लीजिए हमारे किसी ट्रेडिशन, आउटसाइडर को प्रॉपर्टी लेनी हो तो क्या तरीका है? जैसे यहाँ पे कोई गर्ल है या यहाँ पे कोई बॉय है, अगर आप उसके साथ शादी कर लो, मैरिज कर लो, तो उस केस में आपको अपनी वाइफ के नाम से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो आपने तो तरीका ये बता दिया आउटसाइडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने का। कि आप हिमाचली लड़की से शादी कीजिए और आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओके, ओके, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं।
उर्वशी, हिमाचल में मिंजर फेस्टिवल कहाँ पे फेमस? सर चंबा में होता है मिंजर का मेला। और हिमाचल में होली कहाँ की बहुत मशहूर है? अ, हमीरपुर शाहपुर। शाहपुर? शाहपुर में, हमीरपुर से थोड़ा सा आगे है। नाम, सुजानपुर? नाम याद है, सुजानपुर, यस सर। सुजानपुर? यस सर। सुजानपुर किसी और भी चीज के लिए मशहूर है? आई डोंट नो सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। उर्वशी, हिमाचली धाम तो आपने टेस्ट की होगी, यस सर। तो कहाँ की धाम आपको ज्यादा पसंद है, कांगड़ा की या मंडी की? सर सभी की धाम, मतलब मैंने तो सिर्फ कांगड़ा और मंडी की धाम ही टेस्ट की है। बट जैसे हम यहाँ पे जोगिंदर नगर में हैं, तो हमारा ज्यादातर एरिया कांगड़ा के साथ ही कल्चर जो है वो ज्यादा वहीं का मैच करता है, तो कांगड़ी धाम ही टेस्ट की है। तो अ, बाकी ट्राई करना चाहूंगी मैं सारी धाम, क्योंकि हर एक जगह का टेस्ट अलग होता है, तो कोई फेवरेट तो नहीं बोल सकती। बहुत बहुत ठीक। उर्वशी, अपनी हॉबीज के बारे में बताइए कुछ। सर कुकिंग ही है मेरी हॉबी। बस? और कोई हॉबी नहीं है? नो सर। क्यों? इसका मतलब आप एक्सप्लोर नहीं करती हैं अपने आप को? कोई और हॉबी अगर डेवलप आपको करनी होगी तो आप क्या करोगे? सर हॉबी तो तभी डेवलप हो सकती है जब फ्री टाइम मिलेगा, तभी हॉबी डेवलप हो सकती है। तो चलिए, सो उर्वशी, so let's come to the feedback part. ठीक है, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद यू।